हेलो क्लास 9 के बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की NCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, जिसके गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो सबसे पहले इसके लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पाठ के लेखक हैं धीरंजन मालवीय जी। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आपकी भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है, और जहाँ कहीं कहीं वो अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मालवीय जी ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं, जो कि इनकी पुस्तक है एक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक, और इस पुस्तक में जीवनियाँ समाहित है। तो बच्चों, ये जो पाठ है ना, वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन, इस पाठ में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो कि रामन जी थे, उनके संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद CV रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था कि जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है ना, क्योंकि उस समय जो था भारत ब्रिटिशर्स के अंडर था ना, तो आज़ाद तो हुआ नहीं था 1930 में। तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ठीक है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्ष में जीवन यात्रा कैसी रही और उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। चलिए बच्चों, फिर पाठ को शुरू करते हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो पाठ की शुरुआत कैसे होती है बच्चों? आप सबको पता है कि न्यूटन ने खोज की थी। न्यूटन के नियम हैं, कैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम। पेड़ से जब उन्होंने गिरते हुए सेब को देखा है ना, तो वो कह रहे हैं कि हम हज़ारों लोग हैं, रोज़ कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। इस तरह से सेब को गिरते हुए भी हज़ारों लोगों ने देखा होगा। तो लेकिन न्यूटन ने खोज की। उसी तरह से जो चंद्रशेखर वेंकट रामन थे, उन्होंने विराट समुद्र को देखा, उसकी नीलवर्णीय आभा को देखा, उसके नीले रंग को देखा। उनके मन में प्रश्न कौंधे और फिर उन्होंने अपनी रिसर्च की। ऐसे तो बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, लेकिन ये विशेष प्रतिभा होती है जो उस विषय विशेष में रिसर्च और शोध करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वे प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, है ना। समुद्र को देखते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, नीला नीला समुद्र, घंटों देखते रहते थे। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे। वो कह रहे हैं कि वो जैसे प्रकृति प्रेमी होते हैं, कवि होते हैं, भावुक होते हैं, प्रकृति को देखते हैं, उस पर कविताएं कहानियां लिखते हैं। तो कह रहे हैं कि रामन प्रकृति प्रेमी तो थे, लेकिन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी नहीं थे। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं।
रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए, क्योंकि उनसे पहले किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा था। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। ठीक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, दो विषय कौन से? गणित और भौतिकी। उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी, जो कि उनके पिता ही अध्यापक थे गणित और भौतिकी के। तो ये अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा है। ये बात कहने का मतलब, अतिशयोक्ति जब कहते हैं हम कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो कह रहे हैं कि जब ये बात हम कह रहे हैं तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात नहीं है कि जिन दो विषयों के कारण वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, उसकी जो नींव थी मजबूत, वो उनके पिता ने ही तैयार कर दी थी, क्योंकि बचपन से उनके पिता उन्हें पढ़ाते थे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। इससे हमें पता लगता है कि वो शुरू से ही बहुत अच्छे मेधावी छात्र थे और परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लाते थे। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, है ना। पहला शोध पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था, एक प्रश्न बन गया बच्चों यहाँ। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। बच्चों, वर्तमान समय में क्या है कि रिसर्च यानी कि शोध के लिए बच्चे केवल शोध में ही उनकी जॉब्स लग जाती हैं। जीवन भर वो शोध कार्य करते रहते हैं। बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, IITs में रिसर्च असिस्टेंट्स रखे जाते हैं। लेकिन जब उस समय की बात बता रहे हैं, चंद्रशेखर वेंकट रामन के समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उसको कैरियर बना लिया जाए शोध करने को। शोध लोग करते थे बीच बीच में, टीचर है, पढ़ा रहे हैं, अध्यापक है ना, प्रोफेसर हैं या साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्च भी कर लेते थे और जॉब भी करते रहते थे। केवल रिसर्च एक जॉब नहीं थी। ठीक है, तो प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। तो जो प्रतिभावान होते थे, जो होशियार बहुत होते थे, वो आकर्षित होते, सरकारी नौकरी मिल जाती थी तो एक फिक्स्ड उनका लाइफ हो जाती थी, सिक्योर लाइफ हो जाती थी, है ना। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। ठीक है, तो वो भी भारत के वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें वो एक ऑफिसर बन गए और कलकत्ता में उनकी पोस्टिंग हो गई, जिसे आजकल कोलकाता कहते हैं। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। स्वाभाविक रुझान क्या था उनका? वो तो अंदर से था ना, प्रकृति से प्रेम, रिसर्च के प्रति उनका जो विज्ञान के जो रहस्य थे उसको सुलझाने की जो बेचैनी थी वो उनके अंदर थी, तो वो रुझान या उनका इंटरेस्ट बना रहा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार जाते। बहू बाजार बच्चों एक जगह का नाम है जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। ठीक है, ये संस्था का नाम है जिनकी प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति विशेष ने इस संस्था को बनाया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। वैज्ञानिक चेतना क्या होती है? मतलब साइंस के प्रति अवेयरनेस जागृत करना, लोगों में इंटरेस्ट जागृत करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। तो कह रहे संस्था का उद्देश्य तो बहुत बड़ा था, बहुत महान था, लेकिन एक व्यक्ति ने संस्था स्थापित की थी, एक लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनके पास, है ना, तो साधन नहीं थे। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। तो इस संस्था में चाहते थे अपने शोध कार्य करते रहते थे। हालांकि इसमें जो उपकरण थे वो
अच्छे बहुत नहीं थे काम चलाऊ, जिनसे काम चल सकता था। काम चलाऊ का मतलब ये होता है जिनसे काम चलाया जा सकता है। चलो ठीक है। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। तो अब क्या कह रहे हैं लेखक कि ये देखो, ये इस तरह का आधुनिक हठ योग है। हठ योग जिसमें बहुत कठिन योग करा जाता है हठ के साथ, है ना। तो एक प्रयोग किया जाता है अपने शरीर के साथ। तो कह रहे हैं कि ये भी एक उनका एक हठ था, एक हठ योग था। योग इसलिए कह रहे हैं कि एक हठ जो है किसी अच्छे काम के लिए जब ये होता है हठ, तो उसे हम हठ योग भी कह सकते हैं कि वो साधक की तरीके से, जैसे एक साधक करता है ना, उस तरह से कर रहे थे, साधना की तरह से। पहले सारा दिन अपने ऑफिस में काम करते थे मेहनत के साथ, और फिर शाम को थके हारे होने के बावजूद, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट था, वो इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचते थे और अपनी इच्छा शक्ति, यानी चूँकि उनका अंदर से इच्छा होती थी, इसलिए वो इतनी मेहनत कर पाते थे। और वहाँ पर भौतिक विज्ञान की वो शोध करते, रिसर्च करते और भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करते। ठीक है बच्चों। उन दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्र क्या होते हैं बेटा? जो वोकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बजाए जाते हैं, जिनमें से आवाज़ निकलती है ना। तो बजा कर तो उसमें से ध्वनियाँ होती हैं, तो वो उनकी ओर आकर्षित हुए और वो उसका रहस्य निकालने की कोशिश करने लगे, कैसे इसमें से ध्वनियाँ निकल रही हैं। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहाँ वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। ठीक है, 3 तो विदेशी उन्होंने बताए यहाँ पर वाद्य, और 3 आपके देशी बताए हैं। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। तो उन्होंने क्या करा, इन पर जो भारतीय वाद्य यंत्र थे, तो उस पर खोज करी, रिसर्च करी, और उसकी जो ध्वनियाँ थीं उस पर काम किया। और उन्होंने ये प्रयास किया ये बताने का, और इस भ्रांति को, ये भ्रांति थी, एक भ्रम था दुनिया में कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो तो बहुत घटिया आवाज़ें निकालते, बहुत बेकार हैं, और जो पश्चिमी हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने इस भ्रांति को तोड़ा। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उन्होंने बताया कि जो ध्वनियाँ निकलती ना वाद्य यंत्रों की, ये ध्वनियों का जो संगम होता है, इसके पीछे एक गणित है, एक मैथ्स है, जिसकी वजह से इतना सुंदर ध्वनि निकलती है। और इस पर उनके रिसर्च पेपर, शोध पत्र क्या होते हैं बच्चों? रिसर्च करके जो उस पर आर्टिकल से लिखा जाता है ना, तो उसे शोध पत्र कहते हैं, वो प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। जब उस तरह से काम कर रहे थे तो भाई लोगों को पता तो चलता ही है, जब आप बच्चे काम करते हैं, आपके पेपर्स निकल रहे हैं, अखबार में छप रहे हैं, न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, जर्नल्स में छप रहे हैं। तो बहुत बड़े उस समय के शिक्षा शास्त्री थे, एजुकेशनिस्ट थे आशुतोष मुखर्जी जी। उन्हें पता चला कि बहुत टैलेंटेड एक लड़का जो काम कर रहा है। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। ठीक है, तो उन्होंने इन्हें ऑफर दिया कि वे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दें और कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाए। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थीं। देखो उस समय जो थी ना बच्चों, गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर की बहुत अच्छी मानी जाती थी, प्रोफेसर की जॉब उससे थोड़ी कम। लेकिन आज के समय में तो प्रोफेसर की जॉब सबसे बेस्ट है। लेकिन उस समय इतनी उसमें सैलरीज भी नहीं थी, तो उनके लिए थोड़ी सी सोचना पड़ा उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे, है ना। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाले विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। काफ़ी हिम्मत का काम था कि हम इतनी अच्छी जॉब में हैं, इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सैलरी भी ज़्यादा है, उसको छोड़ दें और हम दूसरी जॉब में आ जाएं जिसमें सब चीज़ें कम हैं। तो ये हिम्मत का काम था। लेकिन चूंकि रामन को ये समझ में आया कि अगर वो प्रोफेसर बन जाएंगे तो वो अपने रिसर्च को ज़्यादा समय दे पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से
कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके विषय से संबंधित होता। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। ठीक है, छोड़ दी उन्होंने और प्रोफेसर बन गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्रोफेसर के रूप में वो क्या कर सकते थे? सरस्वती कौन होती है बेटा? देवी है, हमारी ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी जिन्हें कहते हैं ना। तो उनकी साधना करना, यानी कि पढ़ाई लिखाई, रिसर्च करना, शोध कार्य करना, पढ़ाना, ये सब काम ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे ना। वहाँ तो पढ़ाना था, पढ़ना था और रिसर्च करनी थी। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। तो कह रहे हैं कि जब 1921 में वो समुद्र यात्रा कर रहे थे, तब उनके मन में सवाल उठा कि समुद्र का ये जो पानी का रंग है नीला क्यों है, और इस प्रश्न की वजह से उन्होंने खोजें की, रिसर्च की, काम किया, और जिसके कारण उन्होंने जो सिद्धांत बनाया रामन प्रभाव, जो सारी दुनिया में आज प्रसिद्ध है ना। तो बच्चों अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं ना हम लोग? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि लंबा लेसन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन में हम बाकी का पार्ट भी पढ़ लेंगे। बच्चों, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। लर्न हिंदी विद अंजू मैम में अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।